Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn together with DA. DA मेरे नाम के इनिशियल्स हैं दीपिका आनंद. माय नेम इज़ एंड वी आर स्टडिंग क्लास 11th. फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है और ये चल रहा है सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, यहाँ तक मैंने आपको फिनिश करवा दिया था. आज हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसके आगे वाला पॉइंट. यहाँ पे ना बुक में पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम. ठीक है, तो वो उधर से ही स्टार्ट करेंगे, उसी में ही ये सब आता है. ठीक है, थॉम्सन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, तो ये वहाँ पे ही आता है. रदरफोर्ड मॉडल एंड लिमिटेशंस, ये सब वहाँ पे ही आता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग. यहाँ पहुँचे थे हम लोग. Here is that development. So guys, students, friends, development leading to the Bohr model of atom. अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने यही सब पढ़ना है. ठीक है, मॉडल्स पढ़ने और उसकी लिमिटेशंस पढ़नी है. तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. द स्टडीज़ ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द रेडिएशंस विद मैटर हैव प्रोवाइड इमेंस इन्फॉर्मेशन. ठीक है जी, ये जो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन थी ऑफ रेडिएशन विद मैटर, किसके साथ, मैटर के साथ जो इसकी इंटरेक्शन रहती है रेडिएशन की, अलग अलग रेडिएशन की विद मैटर के साथ, वो बहुत सारी इमेंस इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ठीक है, कोई चीज़ देखो ना, हम लोग का यूनिवर्स का भी यही है ना. अब मून के साथ सन की लाइट टकराती है तो तभी जाके मून की शेप दिखाई देती है हम लोगों को, है नहीं. यहाँ पे भी वही सिस्टम है. यहाँ पे रेडिएशन जब एटम के साथ, मैटर के साथ टकराती है तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिलता है. तो डिफरेंट रेडिएशन डिफरेंट काम करती हैं. यहाँ पे हम लोग वही आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो नील बोहर यूटिलाइज दीज रिजल्ट्स टू इम्प्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड. नील बोहर ने क्या किया, यूटिलाइज़ किया ये जो रिजल्ट था. ठीक है, जो कि रदरफोर्ड ने दिया था. टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल टू फॉर्मेशन ऑफ द बोहर मॉडल्स. ठीक है, यहाँ पे दो डेवलपमेंट्स जो थी वो नील बोहर ने रदरफोर्ड के रिजल्ट को यूटिलाइज करके दी. वो है, फर्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती हैं ये क्या होती हैं, ड्यूअल कैरेक्टर होती हैं. ठीक है, ड्यूअल कैरेक्टर होती है मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक होती है. मैटर दो तरह से काम करती है. ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है. ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स दैट रेडिएशन पोजेसेस बोथ वेव लाइक पार्टिकल्स. ठीक है, वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैटर दो तरह की प्रॉपर्टीज पोजेस करता है, एक वेव लाइक और एक सिंपल पार्टिकल लाइक. ठीक है, और उसके बाद क्या बोला उसने कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है अभी हम लोग वही देखेंगे आगे. ओके, सो वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. चलो फिर वेव नेचर पढ़ लेते हैं थोड़ी सी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो क्या बोल रहा है ये, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वेव नेचर क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, हम लोग ज़रा वो पढ़ लेते हैं. तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. ये किसने दी है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन 1864. कब दी, 1864 में. और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, देख लेते हैं मेन पॉइंट्स क्या थे. ठीक है, द एनर्जी इज एमिटेड एनी सोर्स, जैसे कि हीटिंग रॉड, फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है ना आपके घर पे, फिलामेंट होता है ना, उसके बीच में जो उसका मैटर का लगाया होता है यार, कार्बन का ही लगाया होता है. पहले जो थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था बीच में कार्बन का यूज़ किया था. आजकल तो क्वालिटीज़ ऑफ वो जो बल्ब है वो तो चेंज हो गई हुई है ना. हीटेड रॉड की बात कर रहे हैं. तो कॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये क्या है, कॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. इसको रेडिएंट एनर्जी बोलती हैं. ये पता क्या है, भुट्टा बेचने वाला नहीं, ये जो टन है ये गुब्बारे और वो बेचने वाला है. ऑफ इलेक्ट्रिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर. ये जो रेडिएशन कंसिस्ट कर रही हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
फील्ड ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई परपेंडिकुलर है ईच अदर। यहाँ पे 3 हम लोग अभी डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ये विद डायग्राम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो 3D स्ट्रक्चर लेते हैं जो परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे के साथ हम लोग अभी देखेंगे। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये बोथ जो हैं ये दोनों के दोनों, ये और ये बोथ परपेंडिकुलर है किसके साथ भाई, प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। द रेडिएशन प्रोसेसेस विद करैक्टर ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो रेडिएशन होती है ऑफ द किसी भी करैक्टर की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करती है। आपको याद रखनी है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कुछ टर्म्स आपको याद रखनी होती हैं, तो आपको अभी भी याद रखनी है, ठीक है। ट्रैवल वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मेरे को याद नहीं रहती हैं, आपको रखनी है, ठीक है। मेरा टाइम हो गया याद रखने वाला, अब आपको याद रखना है ये। आगे चलते हैं। These waves do not require any medium. These waves do not require any mediums. इन वेव्स को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल रे फ्रॉम द सन, रे जो होती हैं सन के द्वारा किस तरह से पहुंचती हैं, रीच थ्रू द स्पेस। पहले वो स्पेस में जाती हैं, है ना, फिर उसके बाद ही तो यहाँ पे आती हैं, विच आर नॉन मटेरियल। उनको कोई मटेरियल थोड़ी चाहिए होता है, कोई मीडियम थोड़ी ना चाहिए होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मीडियम नहीं चाहिए था, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा कुछ नहीं चाहिए भाई, वो सीधे ही ट्रैवल कर लेंगी, कहीं पे भी होगा हम काम चला लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो आगे पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, सम मोर इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ लेते हैं। तो वेव कैसी होती है, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिए, मैं डायग्राम आपको आगे जाके दिखाती हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले रीड कर लो ना। ये सब इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव दिया हुआ है कि क्या लिखा, द मेन करैक्टरिस्टिक्स है ना, द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव आर, क्या होता है भाई, ये डायग्राम मैं छोटी सी बना देती हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ये वेव हुई ना, है कि नहीं, ये हुई। तो द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव आर, वेव लेंथ होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है जिसको वी बोलते हैं, और एक होता है वेलोसिटी। वी यहाँ पे लिखा नहीं गया, वी ऐसे करके हम लोग डिज़ाइन वाला वी डालते हैं, ठीक है, डिज़ाइन वाला वी, फ्रिक्वेंसी को ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके फ्रिक्वेंसी का वेव लेते हैं। तो ये वेव इस तरह से होगी, बता तो दिया मैंने। अब देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये लैम्डा बोलते हैं इसको। टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, ये ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, ठीक है, ऊपर वाली साइड क्रस्ट होगी, नीचे वाली होगी ट्रफ, ओके। तो वेवलेंथ ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्या, लैम्डा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा एंड इज एक्सप्रेस्ड एज द आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ा होगा आपने कहीं पे यूनिटी वाला, और अ मीटर और अ सेंटीमीटर और अ नैनोमीटर। भाई वेव किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, किसी भी लेंथ में हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेव क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ। कौन सी, कॉन्सिक्यूटिव क्या रहती है, एक के बाद एक, 1 2 क्या है कॉन्सिक्यूटिव है, 3 4 क्या है कॉन्सिक्यूटिव है। चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द वेव पासिंग। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है भाई, नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव जो है वो पास कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव जो है वो पास हुई हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। वेव है ना, कॉन्टीन्यूसली चल रही है ना, ऐसे ऐसे करके चल रही है ना, आगे आगे जा रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हुई। बचपन में ही पढ़ा, 8th क्लास में भी क्वेश्चन था, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, ऐसा ही था शायद कुछ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एन यू इस तरह से म्यू, एंड इज न्यू इज एक्सप्रेस्ड इन हैज़र्ड में इसको एक्सप्रेस करते हैं, जो कि साइकिल पर सेकेंड होता है। सिंपली इसको सेकेंड इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है, एस से इन्वर्स हो गया, ओके। पता चल गया फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। चलो फिर वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल। भाई सीधा लीनियर क्या है, सीधा डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके लीनियर डिस्टेंस हुआ ना, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी एंड इज एक्सप्रेस एज सी इन 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है।
और उसका यूनिट क्या रहता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने सेंटीमीटर कितने सेकेंड में गया, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ओके। चलो जी, वेलोसिटी आपने पढ़ी हुई है, नाइन्थ क्लास की डेफिनेशन है ये। एम्पलीट्यूड क्या रहता है भाई, एम्पलीट्यूड क्या होती है, कितनी लंबी है वेव, सिंपल। वेव कितनी लंबी है, ये वेव है, एम्पलीट्यूड ये है, कितनी लंबी है इसकी वेव, ये एम्पलीट्यूड है। डायग्राम से ही पता चल जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ द हाइट ऑफ द क्रस्ट, है कि नहीं, हाइट ऑफ द ये क्रस्ट, और द डेप्थ, डेप्थ कितनी है, ये एम्पलीट्यूड है ऑफ द ट्रफ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, एम्पलीट्यूड मतलब ए इज़ एक्सप्रेस एज द यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ में, अभी लेंथ देख रहे हैं तो लेंथ में ही देखेंगे, है ना। वेव नंबर क्या होता है, चलो आगे चलो। वेव नंबर इज़ डिफाइंड एज द मिडल ऑफ वेव प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर लेंथ। क्या बोला उसने कि वेव लेंथ इज डिफाइंड एज द मीडियम, होगा यार, मीडियम ऑफ वेव प्रेजेंट इन, कहाँ लिखा है, वेव लेंथ इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, यहाँ गलत लिखा, यहाँ पे है नंबर ऑफ वेव्स, NUMBER, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट हैं, 1 सेंटीमीटर, मान के चलो ये 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी वेव्स प्रेजेंट है, ये वो है वेव नंबर, ठीक है। एविडेंटली क्या बोला, इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ, मतलब वेव लेंथ का ये रेसिप्रोकल है जो वेव नंबर है, और इसको रिप्रेजेंट किया है इसके ऊपर, वी के ऊपर ना एक लाइन है ऐसे करके। अब मुझे टाइप करते टाइम पे, फ़ोन पे टाइपिंग पे यही नुकसान होता है, पता नहीं चलता, यहाँ पे ना पूरे यूनिट्स लिखे, यहाँ पे पूरे सिम्बल्स लिखे नहीं जाते, इस तरह से है, ठीक है। वेवलेंथ इस तरह से है, रीड एज न्यू बार, इसको पढ़ेंगे न्यू बार, क्या पढ़ेंगे, न्यू बार पढ़ेंगे इसको, किसको, ये ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, वेव नंबर, क्या है ये, वेव नंबर, क्या है ये, वेव नंबर, याद रखेंगे, ठीक है। इफ़ लैम्डा इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, अगर लैम्डा को हम लोग सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो वेव नंबर, इसी के ऊपर लाइन मार दो, विल हैव यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, याद रहेगा। वेव नंबर क्या है, कैसे कैसे, लाइन मार के ऐसे करके न्यू बार बोलेंगे इसको, न्यू बार, फिर से लिख दिया मैंने, याद रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए, सब कुछ सारा का सारा मटेरियल वेल प्रिपेयर्ड प्रॉपरली बीच में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो को अगर आप पसंद आती है, अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने की, तभी मैं कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं डाल पाती। मुझे पता है मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं है, तो जितने भी हैं पता नहीं वो 11th क्लास के हैं या नहीं, बट ये किसी के भी काम आ सकती हैं ये वीडियोस। सो प्लीज़ क्या बोलते हैं उसको, हेल्प मी ऑल्सो, एंड आपकी तो हो ही रही है, ठीक है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये वेव नंबर का ना एक और है, यहाँ पे फॉर्मूला सा है वेव नंबर का, यहाँ पे ये न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा बोल तो दिया, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। क्या बोला इसने, वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये न्यू बार इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ क्या, 1 अपॉन लैम्डा, यही तो डेफिनेशन बोली हम लोगों ने, ऐसे करके रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, तो ऐसे करके न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये अपने नोट्स में ऐड कर लो। चलो फिर आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन किसमें वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, इन सब का रिलेशनशिप क्या रहेगा वो पढ़ेंगे। या फ्रीक्वेंसी इज़ अ नंबर ऑफ वेव, ठीक है, पढ़ा अभी हमने। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रही है, कितने सेकेंड में कितनी वेव्स जाती हैं, है ना, कितनी वेव्स जो होती हैं 1 सेकेंड में जाती हैं। लैम्डा क्या है, लेंथ ऑफ ईच वेव, लैम्डा है लेंथ ऑफ ईच वेव, एंड हैंस उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, हैंस अ प्रोडक्ट विल गिव वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी जो है वो उनका प्रोडक्ट रहेगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा, आपका रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है जी। सी इज इक्वल टू, सी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। ओके, गेट इट, अच्छे से पता चला, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ी ब्रेक करूँगी अपने लिए, आपको नहीं है, ये वीडियो कंटिन्यूटी में चलेगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या रहता है, द
द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर ओनली इन देयर वेवलेंथ। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये नाम दिए हुए हैं, डिफर इन ओनली देयर वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ में मतलब उनके साइज़ में फ़र्क होता है इनका, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी के फ्लैट, किसी का मतलब वही है उनकी एम्पलीट्यूड में साइज़ उनका कितना है, उनकी क्रस्ट कितनी ऊंची है, ट्रफ, तो ये उनके साइज़ पे होता है। ये सारी डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं यहाँ पे दी हुई, और ये इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें क्या है, साइज़ का डिफरेंस है। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं फिर क्या है। द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर ओनली इन देयर वेव इंक्रीजिंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर। क्या है, फर्स्ट सबसे छोटी कॉस्मिक, सबसे छोटी है ये कॉस्मिक रे, ठीक है, कॉस्मिक रे। फिर उसके बाद ये वाई रे नहीं बोलना, क्या बोलना है, गामा रे, ठीक है, क्या है ये, गामा GAMA, गामा रे, गाने वाला गामा नहीं, दूसरा वाला गामा रे, एक्स रे। उसके बाद उससे बड़ी होती है एक्स रे, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे। उसके बाद यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। फिर उसके बाद विजिबल रे जो हमें विजिबल हो जाती है। फिर उसके बाद आती है इंफ्रारेड रे। फिर उसके बाद माइक्रोवेव रे। और उसके बाद क्या होते हैं, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी रहती है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, पूरा गाना गाएंगे। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे, रेडियो रे वेव, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव सबसे बड़ी, कॉस्मिक रे सबसे छोटी। यहाँ के हमारे पास जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, इसकी डायग्राम देख लेते हैं पहले। ओके, चलो डायग्राम देखते हैं पहले। ये देखो जादू से डायग्राम आ गई। सो ये देखो यहाँ पे, ये देखो इसका साइज़ देखो, मतलब इनके बीच में गैप, वेवलेंथ देखो कितनी है, और यहाँ पे बढ़ती जा रही है इसकी वेवलेंथ, है ना। ये गामा रेज है, हम लोगों ने पीछे चार्ट पढ़ा था, वो कहाँ से स्टार्ट था, कॉस्मिक रे से ना। कॉस्मिक रे नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कॉस्मिक रे नहीं लिखा, कॉस्मिक रे मैंने गंदा लिख रही हूँ, कॉस्मिक रे। उसके बाद क्या पढ़ा था, गामा रे, जिसको ऐसे करके वाई नहीं पढ़ रहे थे, वो वाली रे। ठीक है, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे। बीच में विजिबल नहीं आया, विजिबल बीच में आ गया, ये विजिबल है क्योंकि हमें दिख रही है, स्पेक्ट्रम दिख रहा है इसमें, है ना, विजिबल में। सो इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है जी। लोअर एनर्जी, यहाँ पे देखो वेवलेंथ कितनी ज़्यादा हो गई है ना, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो देखो ज़रा एक बार फिर से देख लो, हायर एनर्जी है यहाँ पे और लोअर एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, व्हेन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ इंक्रीजिंग के हिसाब से अगर हम लोग इसको, ये जो मैंने जो भी चार्ट बताया आपको, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से है। ठीक है, इससे क्या रहता है, डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड एज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दिख रहे हैं आपको, गामा, इनका वेवलेंथ कितनी कम है, फिर बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है। आगे भी है डायग्राम्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओ यार मेरी गली में शोर ही बहुत है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये देखो गामा रे किस में होता है, यूज इन द, चलो थोड़ा सा यूज़ पढ़ लेते हैं। यूज इन द मशीन किलिंग कैंसर सेल, वो भाई कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए काम आती हैं गामा रेज। एक्सरे तो पता ही है आपको, है ना, बॉडी इनसाइड बॉडी पार्ट्स देखने के लिए एक्सरे यूज़ करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, एब्जॉर्ब द स्किन यूज फॉर फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये स्किन भी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती यूवी रेज, है ना। कहते हैं ना, हम छोटे होते भी पढ़ते थे ऐसे, यूवी रेज ग्रीन हाउस की वजह से अल्ट्रावायलेट रे अंदर आती है, और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या रहता है, उससे हो जाता है कैंसर का खतरा, है ना, स्किन कैंसर का खतरा रहता है। आगे पढ़ो। विजिबल रे मेक थिंग्स अवेलेबल टू सीन, दिखती हैं हमें। इंफ्रारेड रे ट्रांसमिट हीट फ्रॉम द सन फायर्स एंड रेडिएटर्स, इंफ्रारेड रे गर्म होती है। ठीक है, माइक्रोवेव्स यूजिंग कुकिंग, रेडार सिस्टम, टेलीफोन वगैरह में हम लोग माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में क्या है, यूज इन द ब्रॉडकास्ट रेडियो, ये रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग
टेलीविज़न वगैरह में काम आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको आ गई स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डायग्राम। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। और है क्या, अच्छा मैंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैंने बोला था ना, मैं डायग्राम बताऊंगी। ये देखो, ये सारी की सारी क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारी परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो ध्यान से इसकी डायग्राम, यहाँ से भी जा रही है वेव, पहले तो यहाँ से ट्रफ जा रहा, फिर एक ऊपर नीचे भी जा रहा है, सारे के सारे रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने ऊपर, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो नेचर भी हो गया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ओके। तो इसके बाद आपका थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ लेते थोड़ा सा। ये आपको आ गई लिमिटेशंस, ये आ गई आपकी लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होती है, इकट्ठा होना, है ना, क्या खुल जाता है इंटरफेरेंस, जैसे कि भाई साहब प्लीज़ चाहिए, यहाँ से ऊपर की पट्टी से ज़बरदस्ती आ रही है, ठीक है। और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या है, इकट्ठा होना, ऐसे करके डिफ्रैक्ट होना। 10th में पढ़ा था ना ये फर्स्ट चैप्टर में, लाइट में और आइज़ वगैरह वाले चैप्टर में, अब मुझे ना नाम याद नहीं है, बट वो चैप्टर में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ना इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या होती है। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, इसने ये नहीं एक्सप्लेन किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें हीट जो होती है वो ज़्यादा देर वो हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में नहीं बताया हमें, ठीक है। वेरिएशन ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फिजिक्स में है ये वाला टॉपिक, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के साथ वो लोहा गर्म हो जाता है तो वो मेटल का है वो आगे चला जाता है, ओह गॉड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद सोशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी नहीं बताया उसने। तो ये 4 जो है वो लिमिटेशंस है जो हमें नहीं पता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे द फिनोमिनास ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और अभी अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अभी हम लोग ये भी ड्रॉबैक्स हैं, इसके लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक नहीं है लिमिटेशंस है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही रखूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आपने क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। तो कल मैं इसकी लिमिटेशंस लेके आती हूँ, ओके। टेक केयर, बाय। अब करो जो करना है, पढ़ लो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। बाकी तो है ही है, बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली कंटेंट दिया है बिना किसी ऐड के। ख़त्म कर लेते हैं ना, है ना। दिस फिनोमिना कुड बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सपोज टू बी पार्टिकल नेचर। ये जो फिनोमिनास है ये तभी चलेंगे जब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो पार्टिकल नेचर की होंगी। तो हमारे पास 2 फिनोमिना हैं जो ब्रीफली डिस्क्राइब है नीचे बिलो। फर्स्ट है आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या बोलता है, इफ़ एनी सबस्टेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सबस्टेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, ठीक है ना, जैसे आयरन बार हो गई, मेटल हो गए, उनका क्या रहता है, उनको पिघलाना, है ना, उनका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। इट बिकम रेड, पहले ये क्या करते हैं, पहले रेड हो जाते हैं, फिर बाद में येलो हो जाते हैं। जब रेड होने के बाद और ज़्यादा गर्म हो जाती हैं वो फिर क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती है, फिर फाइनली क्या होता है, शाइन करना शुरू कर देता है विद वाइट एंड देन ब्लू लाइट, ठीक है। इस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो क्या बोला है, इफ़ द सबस्टेंस बीइंग हीटेड इन अ ब्लैक बॉडी, अगर कोई सबस्टेंस गर्म होता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, विच इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। मतलब एब्जॉर्ब भी करता है एनर्जी को और रेडिएट भी करता है। गर्म होने के बाद फिर खुद से भी तो एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर देता है। दैट इज़ कैन बी विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल द फ्रिक्वेंसीज। मतलब एब्जॉर्ब भी करता है ऑल द फ्रिक्वेंसी को और इमिट करना, मतलब फेंकना, बाहर फेंकना, है ना, एब्जॉर्ब करना और बाहर फेंकना। द रेडिएशन एमिटेड इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो एमिटिंग होती है
ये जो इमिटिंग होती है, फेंकना, बाहर फेंकने को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसका जो है ना बुक पे वो दिया हुआ है, एक ग्राफ सा दिया हुआ है। चलो देखते हैं फिर कैसा है, एक बार देखते हैं। ये देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का चार्ट, या ये रही, ये अल्ट्रावायलेट रेस इसके ये यहाँ पे आ रही है। विजिबल वाले में तो स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, जो हमें दिखते हैं, और ये इंफ्रारेड रे इस तरफ आ रही है। तो इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी कैसी है देखो ज़रा, ये वेवलेंथ है, ये आ रही है 200 के, ये 3000, ये बढ़ती जा रही है, और ये उसके बाद 4000, और जो विजिबल है वो देखो यहाँ पे इसकी पीक कितनी हाई है, यहाँ पे ये वेवलेंथ है। ये क्या बताने की कोशिश करिए, अकॉर्डिंग टू द electromagnetic wave theory the energy is emitted or absorbed continuously, hence the energy of any electromagnetic radiation is proportional to the intensity। मतलब इंटेंसिटी कितनी है, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, प्रोपोर्शनल PRO, प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, INTENSITY, ठीक है। हैंस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ENERGY ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ठीक है, जिसका मतलब है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ का कोई अता पता ही नहीं है, उससे ये इंडिपेंडेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगी, इतना ही है। द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी विद वेवलेंथ ऑफ एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यहाँ पे इंटेंसिटी की वेरिएशन बता रही है 2 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, है कि नहीं। फिर से बता रही हूँ, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी, द एनर्जी ऑफ, फिर से डेफिनेशन लिख रही हूँ, द ENERGY ऑफ, शॉर्ट में लिखूँगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करती है, इज़ प्रोपोर्शनल का साइन पता है ना, प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। दैट इज़ क्या होता है, दैट इज़ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, शॉर्ट में लिखो EMP एम्पलीट्यूड, एंड मतलब इसका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, पूरा नहीं लिख रही, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और क्या, और वेवलेंथ तो पता है ना, V ऐसे करके, V फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही थी, V वेवलेंथ लैम्डा था ना, लैम्डा, V एंड लैम्डा, ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट है। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लिया। चलो आगे चलते हैं। सो ये आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया। एट ए गिवन टेम्परेचर कुछ हो रहा है यहाँ पे बताने, लाइक इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। अच्छा, किसी गिवन टेम्परेचर पे इंटेंसिटी क्या होती है ऑफ द रेडिएशन, इंक्रीज़ करती है व डिक्रीज़ इन द वेवलेंथ, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और वेवलेंथ जो है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ देखो ना, ऊंचा हो जाएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी ना, लेंथ क्या है ऐसे करके, ये वेवलेंथ है ना, डिस्टेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। तो अगली वेव जाएगी, अगर ज़्यादा ऊंची हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ होगी, अगर ये बड़ी होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, रीचेस एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, क्या है, मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओके, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग फर्दर, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी वही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, अगला वाला जो था लिमिटेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वह रेडिएशन विद सर्टन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जब कोई रेडिएशन किसी सर्टन फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू नॉट, ठीक है, सर्टन फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाती है, स्ट्राइक द सरफेस, वो किसी सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, जैसे ये सरफेस को स्ट्राइक कर रही है ना,
ऐसे करके स्ट्राइक कर रही नहीं। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये बेचारा ये यहाँ से ये पहले स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इजेक्ट मतलब निकलना, बाहर निकालना, ठीक है। इजेक्ट हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, यहाँ से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, फिर से बता रही हूँ, ये एक मेटल है, सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, बाहर निकल गया, ओके। और इसकी एनर्जी इस तरह से 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ओके। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दूँ, ELEC ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2, ये काइनेटिक एनर्जी की तरह यार, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ओके। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द फिनोमिना इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इसको क्या बोला इसने, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, इसमें एनर्जी आ गई ना, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला, क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला। समझ आ गई, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लूँ, पढ़ा दूँ इसकी थ्योरी, है मेरे पास कुछ और। ये देखो, ये डायग्राम भी है इसकी, इमिशन के एपरेटस फॉर स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एपरेटस भी है यहाँ पे क्या हुआ है, एपरेटस में, द एपरेटस यूज टू स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए मिला बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, हम लोग ने पहले भी पढ़े थे ना, कैनाल रे ट्यूब में। इवैक्यूएटेड बंद पूरी तरह से, उसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड, EVACUATED, इवैक्यूएटेड ट्यूब, ठीक है। वो फिटेड होती है विद मेटल सरफेस, इसके बीच में मेटल सरफेस डाली है, देखो यहाँ पे P और Q दो डाली हुई हैं। उसको फिर एक्सपोज किया जाता है कैथोड रे से, एंड सूटेबल डिटेक्टर एज ए एनोड। डिटेक्टर जो होता है वो एनोड का काम करता है ना। इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है, उसको डिटेक्ट भी तो करना है ना, कैसे करेंगे, एनोड नहीं करना है। एंड देन कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट है, इसके साथ कनेक्ट किया गया है। व्हेन द लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, जब हम लोग लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी से लो करते हैं इसको स्ट्राइक करने के लिए, द सरफेस ऑफ द मेटल, ये स्ट्राइक हुई है ना, द सरफेस ऑफ द जो मेटल है वो क्या करेगी, इजेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। ये देखो ये क्या कर रही है, ये लाइट पड़ रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, है ना, निकल रहे हैं। और एनोड रे जो है वो उसको कैच कर रही है ना, काउंट कर रही है उसको। सो ये डिटेक्टर का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड टूवर्ड्स द डिटेक्टर बाय ऑब्जर्विंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। कितनी करंट फ्लोइंग है ये भी हमने चेक कर लेना है, ठीक है। कितनी करंट फ्लो होने पे कितनी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो भी हम लोगों ने काउंट होना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइन, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग डिटरमाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या था, है मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, है ना। क्या था, वर्चू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी यही होती है ना, वर्चू ऑफ इट्स मोशन, एनर्जी वर्चू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से आती है, वो हाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मास इंटू हाइट क्या था, ग्रेविटी की हेल्प से करता था। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, लिखना ज़रा नीचे, आपको आती होगी तो लिखो ज़रा नीचे, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल एट लीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसीज। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड करते हैं ऑफ द मेटल सरफेस, एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग म्यू बोलते हैं, ऐसे करके। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी, इसको वो भी बोलते हैं मिनिमम। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल हैज़ एट लीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तभी जाके इजेक्शन होगी, वरना ऐसे नहीं होगी, है ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी ENERGY रिक्वायर्ड, वो क्या होती है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन FU, फंक्शन शॉर्ट में लिख दूँ FN, जिसको हम लोग W0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, W0, क्या बोले, W0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म हो गया। मैंने थोड़ी सी थियरी भी लिखी हुई है वहाँ पे, है हमारे पास। ये फिर से वही है, लाइट पड़ रही है,
लाइट पड़ रही है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, बता दिया मैंने आपको, है ना, ये सारा का सारा देख लो एक बारी। लाइट पड़ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे पड़ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा नीचे एक्सटर्नल एप्रोटेस है। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आ गया होपफुली। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हैं इसके दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ड्यूअल नेचर तो आपको पता चली गया है, ये क्या था पार्टिकल नेचर आपको फोटोन का पता चल गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ आपको यार, या फिर बस करें, नेक्स्ट टाइम करते हैं, बस करते हैं, ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, keep like, share and subscribe the channel, okay, bye.